नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आप देख रहे हैं महाभारत सीधे झांसी से। झांसी यानी महारानी लक्ष्मीबाई की नगरी। झांसी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ मर्दानी के गढ़ से आज महाभारत में मैं कह रही हूं कि कैसे होगी भारत की जीत की हुंकार, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल झांसी आने वाले हैं और झांसी पहुंचकर वो स्वदेशी निर्मित हथियारों का एक जखीरा भारतीय सेना को सौंपने वाले हैं। और इसीलिए आज महाभारत सीधे झांसी से कर रही हूं और खुलकर कह रही हूं कि किस तरह से मेड इन इंडिया यानी भारत में बने हुए हथियारों का इस्तेमाल अब भारत अपने युद्ध के लिए करेगा। ये शुरू से कहा जाता रहा है कि अगर युद्ध जीतना है तो अपने बूते पर जीतना है, बाहर के बने हुए हथियारों के बूते कब तक युद्ध लड़ा जाएगा। और इसीलिए जब यहाँ झांसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो वो मेड इन इंडिया यानी कि भारत में बने हुए हथियार भारतीय सेना, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी को सौंपेंगे। और यही होगा वो बड़ा तोहफा जिसके दम पर भारत युद्ध की हुंकार भरेगा। यानी झांसी का वो मैदान जहां से रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का बिगुल फूंका था, उसी मर्दानी के गढ़ से कैसे भारत युद्ध के लिए, अपनी जीत के लिए मेड इन इंडिया के संदेश को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर वो हुंकार भरेगा और किस तरह से भारत में बने हुए हथियार अब भारत की बड़ी ताकत बनेगी। आज महाभारत में मैं पूछ रही हूं कि क्या राष्ट्रवाद की नीति 2022 के लिए विजय नीति के रूप में तब्दील होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झांसी आना, यहां पर मर्दानी के इस गढ़ में पहुंचकर वो हथियार सेना को समर्पित करना जिन हथियारों के दम पर युद्ध लड़े जाएंगे, जिन हथियारों के दम पर भारतीय सेना किस तरह अपने पैरों पर खड़े होकर इस युद्ध को फ्रंट फुट पर लड़ेगी। ये सिर्फ ये दर्शाता है कि राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रवाद की अनुभूति के साथ एक देश कैसे आगे बढ़ सकता है। मेड इन इंडिया पर गर्व करना, ये राष्ट्रवाद की जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमेशा से आगे रखी है, वो राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या 2022 के चुनावों में यूपी में बीजेपी और योगी आदित्यनाथ के लिए कारगर साबित होगा। आज इस पर भी महाभारत में बात करूंगी। आज महाभारत में यहां झांसी से सीधे पूछ रही हूं कि पूर्वांचल टू बुंदेलखंड, क्या यह है विकास का नया खंड। ये सवाल इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और वहां पर किस तरह से विकास का अग्रिम पथ उन्होंने लोगों को समर्पित किया। उस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बाद अब आज जब बुंदेलखंड की बात हो रही है, बुंदेलखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल आगमन है और प्रधानमंत्री बुंदेलखंड की इस झांसी में पहुंचकर यहां झांसी को डिफेंस कॉरिडोर से जोड़ रहे हैं। यानी कि कनेक्टिविटी की बात जब हम करते हैं, उन इलाकों को जोड़ने की बात करते हैं जो कहीं विकास की धारा में पीछे रह गए, तो क्या वो काम पूर्वांचल टू बुंदेलखंड अब हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन और अब यहां पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, डिफेंस कॉरिडोर, इसका सीधा सीधा मतलब कि वो इलाके उत्तर प्रदेश के जो विकास की धारा में कहीं पीछे रह गए। क्योंकि जब आप विकास की बात करते हैं तो आप लखनऊ की बात करते हैं, आप कानपुर की बात करते हैं, लेकिन ये वो इलाके हैं जो छोटे शहर हैं और वो इलाके जो विकास की धारा में पीछे रहे, लेकिन इनको जोड़कर विकास का रास्ता अब क्या नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने दिखाया है। यानी इसका सीधा मतलब ये कि जिस राजनीतिक दल को अब उत्तर प्रदेश फतह करना है, उसे सिर्फ और सिर्फ विकास की राजनीति करनी होगी। वो समय लद गए हैं जब MY कॉम्बिनेशन पर यानी कि कास्ट कॉम्बिनेशंस और कास्ट जाति की राजनीति पर वोट दिए जा रहे थे। क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की राजनीति का रास्ता दिखा रहे हैं? आज महाभारत में झांसी से सीधा सवाल। आज महाभारत में मैं सीधे बोल रही हूं कि मोदी का पैगाम, योगी का काम क्या विरोधियों का काम तमाम करेगा। और ये इसलिए क्योंकि जब बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना रिश्ता जोड़ा, जब काशी से वो सांसद चुन के आए, तब से ही उन्होंने यूपी के लिए एक रोड मैप तैयार किया और वो हमने देखा उन तमाम
नीतियों के तहत जब काशी के विकास के लिए उन्होंने काम को आगे बढ़ाया, लेकिन वो रोड मैप काशी से भले ही शुरू हुआ है, लेकिन उस रोड मैप में यूपी का चप्पा चप्पा आता है। और इसीलिए जो सपना यूपी के लिए उन्होंने देखा, उस सपने पर योगी आदित्यनाथ ने काम किया है। जैसा मैंने पहले कहा कि चाहे वो पूर्वांचल हो या बुंदेलखंड हो, यूपी के हर क्षेत्र में काम करके क्या विरोधियों के लिए योगी आदित्यनाथ अब मुश्किल खड़ी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को एक कर्मठ मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, और कर्मठ कहने के पीछे कारण यही है कि हर वक्त योगी आदित्यनाथ दौरों पर रहते हैं, हर इलाके का वो सर्वेक्षण करते हैं, और किस तरह से वो योजनाएं जो तैयार की जाती हैं केंद्र द्वारा या राज्य द्वारा, उनका क्रियान्वयन ढंग से हो, ये वो खुद सुनिश्चित करते हैं। तो क्या ये कर्मपथ है जो 2022 में बीजेपी को विजय दिलाएगा और विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी करेगा? आज झांसी से महाभारत, और मैं आपको बताऊं कि मेरे ठीक पीछे है रानी झांसी का वो महल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी वहां पर किस तरह से बढ़ाई गई है, सिक्योरिटी किस तरह से बढ़ाई गई है, मैं एक बार आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर पूरी जो बैरिकेडिंग है वो पूरी तरह से लगा दी गई है, और यहाँ पर रुकना भी यहाँ उसकी इजाजत नहीं दी जा रही। लेकिन मैं आपको एक बार दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ से सीधे ऊपर प्रधानमंत्री का काफिला जाएगा, और यहीं से सीधे प्रधानमंत्री का काफिला ऊपर जाएगा। वो स्टेज जो बना हुआ है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे, यहीं झांसी कि रानी के किले से प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे, और यहाँ जो संग्रहालय है उसमें भी जाएंगे। महारानी लक्ष्मीबाई की से जुड़ी हुई स्मृतियों को देखने के लिए प्रधानमंत्री का ये दौरा। लेकिन आज दोपहर झांसी में जब मैंने लोगों से बात की और उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री के दौरे और आगामी विधानसभा चुनाव में कौन है सीधे फाइट में, तो लोगों ने क्या कहा पहले वो आपको सुना देती हूँ, और फिर अपने मेहमानों के पास जाऊंगी जो जुड़ गए मेरे साथ। मोदी जी कल आ रहे हैं। हाँ जी। तो कैसा लग रहा है आपको? मोदी जी के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री आ रहे हैं। क्यों नहीं कहना चाहेंगे उनके? हाँ। वो आ रहे हैं, वो तो हमारे लिए सम्मान की बात है कि वो आ रहे हैं। मोदी जी के आने के टाइम से इतना हुआ कि हमारे रानी जी के दीप जलाने आ रहा है वो। अभी जो काम हो रहा है सिर्फ ओनली मोदी जी के आगमन के लिए जो हो रहा है, बाकी इससे पहले अखिलेश ने बहुत काम करा है। तो फिर कौन आएगा इस बार? ये तो मोदी आएंगे। मोदी आएंगे। मोदी का ज्यादा है, योगी भी आएंगे। वैसे अखिलेश यादव ने भी अच्छा किया था, अच्छा, लेकिन अब वो एकदम उनके लोगों ने फेल करवा दिया। चुनाव में बीजेपी आएगी इस समय। गुंडा राज खत्म हुआ एक तो योगी आने से। अखिलेश सर ने भी बहुत अच्छा काम किया है और उम्मीद है उनकी, काफ़ी उम्मीद है अब की बार यूपी में उनकी सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश में बाबा जी आएंगे और पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएंगे। एक बार और मोदी जी आएंगे। क्यों आएंगे? मोदी जी का अच्छा काम हो रहा है इसलिए आएंगे। सभी गुंडाई बंद है, अच्छे काम हो रहा है। जो आए बस देश की और नागरिकों की सुरक्षा करे, और जो भी उनकी मांगे हैं थोड़ी बहुत जो उनसे बन पाए वो कर पाए, जो मुनासिब है। तो आपने सुना जब मैंने लोगों से बात की, तो महाभारत में हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर कि किस तरह से जो तमाम वो बातें हैं झांसी से मोदी का ये जो विजय प्लान है उसके लिए क्या कुछ है, कल जब मोदी जी वहां पर पहुंचेंगे क्या कुछ और कार्यक्रम वहां पर रखे गए हैं, इन तमाम बातों को लेकर मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती इस वक्त आपको वहीं ग्राउंड जीरो से तस्वीरें दिखा रही है और बता रही है यहाँ पर, और साथ ही उन तमाम लोगों की बातें भी यहाँ पर आपको सुनवा रही थी कि आखिर वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि कल ही रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्मदिन है और इस जन्मोत्सव पर किस तरह के कार्यक्रम रखे गए हैं, किस तरह से अंग्रेजों के खिलाफ जो आवाज है वो बुलंद की थी, उस किले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, वो आज भी उसी तरह से वैसे ही बुलंद है। तो एक बार फिर से मैं वापस रुख करूंगी मेरी सहयोगी सुचरिता कुकरेती का, जो कि इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद है। ओवर टू यू सुचरिता। तो मेरे साथ इस वक्त महाभारत में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी, मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेरे साथ जुड़ रहे हैं शिवम त्यागी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, समाजवादी पार्टी के नेता अतुल सक्सेना हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मवीर चौधरी हमारे साथ हैं, और साथ ही विनोद सिंह हैं कांग्रेस का पक्ष रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सबसे बड़ी बात से। मैं शलभ मणि जी, मैं गुंडाई नहीं है, मुद्दे जो हैं वो उन पर मैं आऊंगी जिनकी बात लोगों ने झांसी में कही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री जब कल झांसी आएंगे तो वो वही
वही उद्घोष करेंगे। यानी युद्ध में भारत, मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के तहत आगे बढ़े, वो सारे हथियार जो अब भारत बनाएगा और युद्ध में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है, उनको देश को समर्पित करेंगे और सेनाओं को समर्पित करेंगे। ये अपने आप में आपको लगता है कि भारत के आने वाले समय में युद्ध के उद्घोष के लिए कितना महत्वपूर्ण है मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत? देखिए, हम सबके लिए बहुत गौरव की बात है। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, झांसी की धरती पर आ रहे हैं, जो बुंदेलों की धरती है, बुंदेलखंड की वीरों की धरती है, और निश्चित तौर पर पूरे देश को एक सौगात मिलने जा रही है, हमारी सेना को एक सौगात मिलने जा रही है। और मुझे लगता है कि अपने आप में पूरे देश के लिए, देश के हर नागरिक के लिए, देश को प्यार करने वाले व्यक्तियों के लिए, जो राष्ट्रवादी हैं, सभी के लिए बड़ा ही गर्व का विषय है। मैं आपको एक बात और कहूँगा कि आप जिस झांसी में खड़ी हैं, ये वही झांसी है जहाँ 2017 से पहले, अगर आपको याद हो, तो पानी की ट्रेन भेजनी पड़ी थी। इस तरह के हालात बुंदेलखंड में थे। एक सूखा हुआ बुंदेलखंड था, बूंद बूंद को तरसता हुआ बुंदेलखंड था, किसानों की खुदकुशी वाला बुंदेलखंड था, अलग राज्य की मांग करता हुआ बुंदेलखंड था, सूखे हुए खेत, जली हुई फसलें, तरबतर हालत में बिल्कुल किसान जो थे बिल्कुल बुरी हालत में थे, ऐसा बुंदेलखंड था। लेकिन हमें ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार दर्जन भर से ज़्यादा उन्होंने दौरे किए बुंदेलखंड के, दिन रात मेहनत की, और आज आप देखिए कि खुशहाल बुंदेलखंड आपको नज़र आ रहा है। वहाँ पर न पानी की कमी है, न वहाँ पर लोगों को राशन की कमी है, तरक्की का एक रास्ता खुला है। अर्जुन जो सहायक परियोजना से लेकर वाण सागर परियोजना से लेकर बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं जिनके माध्यम से किसानों का कल्याण हो सकता था, बुंदेलखंड के लोगों की भलाई हो सकती थी, सालों से अटकी पड़ी थी, उनका रास्ता खुला। और मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा अवसर है उत्तर प्रदेश के लिए, बुंदेलखंड के लिए, क्योंकि ये बदला हुआ उत्तर प्रदेश का। मैं सिर्फ बुंदेलखंड की जी शलमनी जी, आप जाहिर है आप झांसी की बात कर रहे हैं, आप बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं। पिछले चुनावों में एक क्लीन स्वीप था बीजेपी के लिए, 19 सीटें आती हैं, सारी की सारी आपके खाते में गई थी। धर्मवीर चौधरी जी, इस बार आप लोगों का कोई खाता खुल रहा है, सिर्फ बुंदेलखंड में नहीं, यूपी में भी? सुचरिता जी, इस गुंडा राज और ठोकी बाबा की सरकार से पब्लिक आजिज आ चुकी है, परेशान हो चुकी है। ये 2022 में इनकी पराजय निश्चित है। और अभी सुचरिता जी, मैं एक वीडियो देख रहा था कि कैसे एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की गरिमा को तार तार किया जाता है। प्रधानमंत्री की गाड़ी आगे आगे चल रही थी और योगी बाबा पीछे पीछे टहल रहे थे। ये मैंने पहली बार देखा अपने जीवन में कि एक मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर होकर के कैसे उसको दौड़ाया जा रहा है। तो ये बाबा की हैसियत प्रधानमंत्री की नजरों में कितनी है, ये पूरे देश ने देख लिया। और अब मैं आ जाता हूं, अभी आपने अपने शब्दों में राष्ट्रवाद की बात की। रानी महारानी लक्ष्मीबाई के वंशजों को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं। क्या इन्होंने सम्मान दिया? देखिए धर्मवीर जी, जब हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब एक अध्यक्षा के पीछे प्रधानमंत्री चला करते थे, और हमने वो तस्वीरें भी देखी हैं जब पार्टी की अध्यक्षा के लिए लोग नीचे झुककर उन्हें जूते भी पहनाया करते थे, वो तस्वीरें भी हमने देखी है। मैं सिर्फ ये मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं आज झांसी में हूँ और मैं यूपी के प्लान के बारे में बात कर रही हूँ। कोई प्लान है? सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्लान है, क्योंकि मुझे आज मैं एक वीरांगना की धरती पर हूँ। एक मिनट धर्मवीर जी, मैं आज एक वीरांगना की धरती पर हूँ, मैं रानी लक्ष्मीबाई की धरती पर हूँ। तो वहां से मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपकी नेत्री कहाँ है इस चुनाव में मैं एक बार लोगों के बीच में एक बार पूछ लेती हूँ, इस चुनाव में मायावती जी कहाँ है? मायावती जी दूर दूर तक नहीं दिख रही हमें ना, आप देख सकते हो। क्यों, कहाँ है मायावती? गायब हो गई वो तो। मायावती जी सिर्फ मूर्तियां बनवाने में ही ध्यान दिया है। मायावती जी ने बुंदेलखंड के लिए मायावती ने कोई कार्य नहीं किया, कोई विकास कार्य नहीं। मैं सिर्फ इसलिए नहीं पूछ रही हूँ, मैं इसलिए पूछ रही हूँ धर्मवीर जी, क्योंकि मेरा सवाल इसलिए है क्योंकि उनका न कोई वो कहाँ है, प्रचार कहाँ कर रही है, वो मुझे नजर नहीं आता है। आप दूसरे के प्रचार पर सवाल जरूर उठा रहे हैं, लेकिन आपकी नेत्री कहाँ है, ये सवाल मैं जरूर उठाऊंगी। मैं एक बार लोगों से पूछ लेती हूँ। इस बार सर विधानसभा चुनाव है, आपको क्या लग रहा है चुनाव में कौन आएगा इस बार? सपा में और बीजेपी में कंपटीशन है जी। ठीक है, सपा और बीजेपी में सपा बीजेपी। तो अब ये देख लीजिए, मैं धर्मवीर चौधरी जी, मैं आपको सिर्फ एक ग्राउंड रियलिटी दिखा रही हूँ। अगर आप इसे मानना नहीं चाहें वो आपकी बात है। मैं नहीं कह रही हूँ आपसे कि तस्वीर क्या है, ये लोगों की राय है, लोग अपनी बात रख रहे हैं। मैं इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आपकी नेत्री कहाँ है, ये सवाल मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था।
ये चैनल वाले जो बिके हुए चैनल हैं और आप जैसे जो पत्रकार हैं यही षड्यंत्र कर रहे हैं। कैसी बात आपने कर दी है सर, कैसी बात कर दी है? कहाँ रहते हो? एक मिनट, कहाँ रहते हो? लक्ष्मणगंज। कहाँ पर? यहीं पर है? नहीं नहीं, ये उनको बताइए जो जिनको लग रहा है, जो स्टूडियो में बैठे हैं, जिन्हें लग रहा है कि आप लोग किसी षड्यंत्र के तहत ऐसी बात कर रहे हैं। टाकीज के पास रहते हैं। जो स्टूडियो में जो नेता बैठे हैं उन्हें लग रहा है कि आप हम लोग झांसी भी रखना, झांसी की रानी, झांसी मिनरवा चौराहे झांसी पे हुए, झांसी के ही निवासी है, झांसी के ही निवासी है हम लोग। मैं सिर्फ धर्मवीर जी ये सवाल सिर्फ ये लोग नहीं पूछ रहे हैं, ये सवाल तो मैं भी पूछ रही हूँ कि कहाँ है। इसीलिए उसमें मुझे लगता है जवाब आपको देना चाहिए। बहरहाल शिवम, मैं एक बार आपके पास आऊंगी। सुनिए शिवम, मैं शिवम के पास जा रही हूँ एक बार और उसके बाद मैं जीडी बख्शी सर के पास जाऊंगी। जीडी बख्शी सर, क्योंकि यहाँ पर जो एक पूरा एक किला है, ये मेरे पीछे जो रानी झांसी का किला है, जीडी बख्शी सर अगर आप तस्वीरों में देख पाएंगे, ये पूरा जो किला है रानी झांसी का, यहाँ से मर्दानी ने किस तरह से युद्ध के लिए हुंकार भरी थी, अंग्रेजों को पछाड़ने के लिए वो हुंकार भरी थी। प्रधानमंत्री कल जब आएंगे तो वो कई मेड इन इंडिया इंडिजीनियस हथियार देश को सौंपेंगे। एक सेकंड धर्मवीर जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, मैं आ रही हूँ सर, आ रही हूँ आपके पास। कई मेड इन इंडिया हथियार सौंपेंगे। मुझे सिर्फ आपसे ये पूछना है कि युद्ध की हुंकार जब मेड इन इंडिया से होगी तो वो उद्घोष कहां तक सुनाई देगा? जीडी बख्शी सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं रानी झांसी की पुण्य भूमि को नमन करना चाहूंगा। बुंदेले हर बोलों के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये बहुत उपयुक्त है कि ऐसे वीरांगना के क्षेत्र से प्रधानमंत्री जी कल जो है हमारे देश में ही इजाद किए हुए हथियार हमारी सशस्त्र सेनाओं को सौंपेंगे। वो जो हमारे एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और मैं आपको बताऊं ना सिर्फ ये हथियार, लेकिन जो कि पूरा यूपी के अंदर आप देखें बहुत सारी जो है डिफेंस की जो आयुध पूर्ति है वो होना शुरू हो गई है। वहाँ पे फैक्ट्रीज बनी है जो बुलेट प्रूफ वेस्ट, जो कि बैलिस्टिक हेलमेट्स विद इनबिल्ट माइक, वो सब बना रही हैं आपके जवानों के लिए। आपकी जो AK-100 राइफल्स हैं, इजरायली असॉल्ट राइफल्स हैं, ये सब यहाँ उत्तर प्रदेश में बनती। जीडी बख्शी सर की आवाज नहीं आ रही, लेकिन मैं एक बार अपने दर्शकों को बता देती हूँ, अपने दर्शकों को एक बार बता दूं कि जब प्रधानमंत्री कल आएंगे तो भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और नौसेना को वो किस तरह से भारत में विकसित हथियार सौंपने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंडियन आर्मी का जो हाईटेक ड्रोन है, उस ड्रोन को वो डीआरडीओ ने निर्मित किया है। डीआरडीओ ने इस ड्रोन को बनाया और ये बहुत हल्के ड्रोन्स हैं जो बहुत ऊंचाई तक काम कर सकते हैं, सेना के लिए काम कर सकते हैं, युद्ध में हमला करने की ये क्षमता रखते हैं, युद्ध में आक्रामक क्षमता इनसे बढ़ती है और कम ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। और भारत में बने हुए ये डीआरडीओ के जो ड्रोन्स हैं, ये ने भारतीय सेना को सौंपा जाएगा। अचूक मारक क्षमता रखते हैं ये कल प्रधानमंत्री किस तरह से भारतीय सेना को सौंपेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स हैं, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स जो भारतीय एयरफोर्स वायुसेना को सौंपा जाएंगे, उनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। ये एडवांस तकनीक से बने हुए हैं और 470 mm रॉकेट्स ले जाने की इनकी क्षमता है। ये ऐसे हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि ऊंचाई तक जा सकते हैं, 12,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो ट्रायल्स किए उसमें ये 20-25 हजार फीट तक भी काम करते हैं। और कारगिल का जब युद्ध हुआ था तब इनकी जरूरत बहुत ज्यादा महसूस हुई थी क्योंकि दुश्मन चोटी पर था। और मेजर जनरल जीडी बख्शी बेहतर बताएंगे, वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स कल प्रधानमंत्री भारतीय वायुसेना को सौंपेंगे। और इसी के साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉर सूट्स हैं, वो भारतीय नेवी के लिए, जिससे भारतीय नेवी इन्हें अपने युद्धपोतों पर यूज कर सके, उनका इस्तेमाल कर सके। और वार्निंग अलार्म सिस्टम्स जो कि भारतीय युद्धपोतों में इस्तेमाल किए जाएंगे, जो कि एक मल्टीपल थ्रेट को भांपने में सक्षम है, ये भी प्रधानमंत्री कल भारतीय नौसेना को सौंपने वाले हैं। तो आप सोचिए, ये सब भारत में बने हुए हैं। और जैसा प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत, तो युद्ध का अगर उद्घोष है और अगर युद्ध में
आप दूसरे की ताकत पर कब तक आगे बढ़ पाएंगे? अपने स्वदेशी बने हथियारों की ताकत उस भूमि से गूंज रही है जो कि आजादी की लड़ाई के लिए जानी जाती है, यानी महारानी लक्ष्मीबाई की वो धरती झांसी से ये संदेश दिया जा रहा है। जीडी बख्शी सर, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ये वो मैं लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की बात कर रही थी और मैं कह रही थी कि ये सारी वो चीजें हैं जो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपेंगे उस धरती से जो युद्ध के उद्घोष के लिए जानी जाती है, झांसी। जी बिल्कुल, मैं आपको कहना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है हमारे देश में डिजाइन किया हुआ, इजाद किया हुआ, ALH प्लेटफॉर्म के ऊपर इसको जो है स्ट्रक्चर किया गया है। और ये जो UA कोबरा अमेरिकन हेलीकॉप्टर है तकरीबन उसकी बराबरी का हेलीकॉप्टर है और बहुत इसकी जो शेप है वो कॉम्बैट के लिए बहुत मुफीद है। डबल इसकी सीटिंग है पायलट्स की, एक के ऊपर एक। और ये जो है चिन स्ट्रैप मशीन गन्स और कैनन्स वगैरह कैरी करता है, रॉकेट्स ले जा सकता है। युद्ध के मैदान में ये भीषण विनाश कर सकता है दुश्मन के टैंकों का, दुश्मन के अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स का, ग्राउंड टारगेट्स को। एक बार जी मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब प्रधानमंत्री राष्ट्रवाद की बात करते हैं शलभ मनी जी, तो वो इसी राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं जो भारत में बने, भारत में निर्मित पर मैं इसीलिए अतुल सक्सेना जी 2022 के लिए भी एक विजय नीति होगी क्या? 2022 के लिए भी विजय नीति होगी क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है अतुल जी। है वो भी हम आपको यहां पर बता रखे हैं। आपको बता दें कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां झांसी पहुंचेंगे और यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शंखनाद। तो जीडी बख्शी, मेजर जनरल जीडी बख्शी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल जीडी बख्शी, उस वक्त आपकी आवाज सर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं। देखना चाहता हूं कि जो आत्मनिर्भरता है ये बहुत ही जरूरी आयाम है हमारी सुरक्षा के लिए। अभी तक 70% जो हमारे हथियार थे कटिंग एज टेक्नोलॉजी के, वो विदेशों से आ रहे थे, अमेरिका से, रूस से, फ्रांस से, यूरोप से। और तो ये एक बहुत ही अजीब सी स्थिति थी जिसके चलते जो हथियारों का खासकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी का सारा जो खेप थी, जो आयात था, वो विदेशों से हो रहा था। ये हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को इफेक्ट करता है, हमारी स्ट्रेटेजिक औटार्की को इफेक्ट करता है बहुत बुरी तरह से। लड़ाई के समय कोई भी गैर मुल्क हमारी ये सप्लाई काट सकता है, जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो डिनाई कर सकता है। इससे हमको लड़ाई में एकदम धोखा हो सकता है। इसके लिए अनिवार्य है कि जल्द से जल्द हम जो है वो बिल्कुल। तो मेजर जनरल जीडी बख्शी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, साथ ही साथ शलभ मणि त्रिपाठी भी यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर बने हुए हैं। तो शलभ, आप यहाँ पर बता रहे थे कि आखिर किस तरह से वो तमाम चीजें रहेंगी। वो मैं चाहूंगी कि आगे का क्या कुछ जो प्लान है वो अब आप हमारे दर्शकों तक बताएं। देखिए, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा था कि उत्तर प्रदेश वही था, उत्तर प्रदेश के संसाधन वही थे, उत्तर प्रदेश के लोग वही थे, लेकिन सरकारों में क्या होता था। 2017 के पहले यहाँ की सरकारों में यहाँ पर अवैध असलहे बनते थे, तमंचे बनते थे। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस बनने जा रहा है। जैसा कि जनरल साहब ने कहा, तमाम सारे जो डिफेंस कॉरिडोर में तमाम सारी कंपनियां आई, यहाँ पर जो एक डिफेंस एक्सपो हुआ, बहुत सारी कंपनियां आई। और प्रधानमंत्री जी का विशेष तौर पर धन्यवाद है कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से रक्षा उत्पादों को लेकर काम हो, उस दिशा में उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और निश्चित तौर पर हम सबके लिए गौरव की बात है, सभी हर हिंदुस्तानी के लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश की धरती से, बुंदेलखंड की धरती से, रानी लक्ष्मीबाई की धरती से
हमारे देश को, हमारे देश की सेना को, हमारे आत्मनिर्भर से बने हुए जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सेना के हथियार हैं, वो उनको मिलने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये जो बदलाव हुआ है उसको हर कोई महसूस कर सकता है। क्यों? क्योंकि एक स्वच्छ छवि के साथ, एक स्वच्छ, एक ईमानदार नीयत के साथ यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार ने काम किया और प्रधानमंत्री जी ने पूरे डबल इंजन की सरकार का जो एक जो कार्यशैली होती है उसको दिखाने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद रहा और मुख्यमंत्री जी की अपनी मेहनत रही। और इसीलिए मैं तो आपको कहूंगा कि देखिए, आप पता करिए, शलभ जी, मैं माफी चाहती हूँ अपने मेहमानों से कि ये कुछ शायद मुझे लग रहा है दिक्कत है कुछ जैमर्स की वजह से भी, क्योंकि प्रधानमंत्री का दौरा है और हम बिल्कुल किले के पास हैं और ये शो कर रहे हैं। मैं एक बार अपने मेहमानों से ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से लोगों से मैंने बात की, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, मैं एक बार फिर से बात करना चाहती हूँ क्योंकि जनता की आवाज सबसे जरूरी है और मैं जानती हूँ कि जो स्टूडियो में नेता बैठे हैं उनके लिए भी आवाज यही जरूरी है। मुझे ये बताइए कि इस बार चुनाव है, चुनाव में क्या लग रहा है, किसका पलड़ा भारी है? ऑब्वियसली कि बीजेपी का पलड़ा भारी लग रहा है। ऑब्वियसली क्यों कहा? ऑब्वियसली इसलिए करा है कि इतने सारे काम कर रहे हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं। काम कर रहे हैं, हटिए पीछे थोड़ा, काम कौन कर रहा है यहाँ? जहाँ उत्तर प्रदेश यूपी में बीजेपी सभा का काम कर रही है। बीजेपी कर रही है? जी। अच्छा, यहाँ पर क्या लग रहा है इस बार चुनावों में क्या होगा? बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। अब मुझे ठीक है, मैं ये पूछ रही हूँ, सुनिए एक मिनट रुकिए, अब मुझे सुनिए, ठीक है, मैंने मायावती के बारे में एक सवाल पूछा था। यहाँ पर जो लोग मुझे दिख रहे हैं, कुछ कहते हैं कि भाई बीजेपी काम कर रही है, कुछ कह रहे हैं नहीं कर रही है। लेकिन एक बात बताइए मुझे, शिवम त्यागी, मैं शिवम के पास जा रही हूँ और अतुल सक्सेना के पास जा रही हूँ। अतुल जी, आपके लिए अच्छी खबर है कि लोगों के लिए डायरेक्ट फाइट है बीजेपी और अखिलेश भैया के बीच। सुचारिता जी है क्या? देखिए, अभी आपने जिन लोगों से पूछा और उसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 10 लोगों में से 8 लोगों ने कह दिया कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। तो ये आज उत्तर प्रदेश के लोगों के जहन में ये बात है जिसे आपने खुद देखा, और ये बात सही है कि भाई प्रधानमंत्री जी का दौरा है, अच्छी बात है कि वो आप नेशंस को अच्छे हेलीकॉप्टर दीजिए और देश की सेना को सुविधा दीजिए, अल्टीमेटली हमारा देश सभी सुरक्षित हो सकता है। परंतु आज उससे पहले जरूरत किस चीज की है? आज एक जो आम आदमी है उसका पेट जो है खाली है, वो भूखा है, तो पहले आपको उसके लिए कुछ करना होगा। नहीं, ऐसा ना हो कि वो आपके हथियार जो आप दे रहे हैं उसे यूज करने की जरूरत ही ना पड़े, इससे पहले ही वो मर जाए। क्योंकि वैसे भी जो आप हथियार यूज कर रहे हैं उसका फायदा है क्या? आप देखिए, आज चाइना जो है वो लेह लद्दाख पे कब्जा कर ले रहा है, न जाने कितने किलोमीटर वो आपके भारत की सेना के अंदर घुस चुका है, और आप जो है चुप्पी लगा के बैठे हुए। अरे किस लिए आप जो है ये इतने महंगे? मुझे एक बात बताइए, शिवम के पास जा रही हूँ एक बार। शिवम, मैं ग्राउंड से लोगों से बात सिर्फ इसीलिए कर रही हूँ कि एक तस्वीर उत्तर प्रदेश की उभर कर आ सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल का दौरा है और मैं बार बार ये कहती हूँ कि जिस उद्घोष की बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि कल यहाँ झांसी में आना क्या अपने आप में सांकेतिक है, और वो जो संकेत है वो विधानसभा चुनावों तक भी जाएगा। पीछे से हट जाइए। सुचारिता जी, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बुंदेलखंडियों को लेकर एक कहावत है कि 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर होता है। चाहे वो मायावती जी की सरकार रही हो, चाहे वो अखिलेश जी की सरकार रही हो, इन्होंने बुंदेलखंड की तरफ देखा कब? जैसा कि शलभ जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा, एक जमाना हुआ करता था पानी की ट्रेन भर के भेजी जाती थी। भाई आपने कभी उस तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और ये कहते हैं कि 8 लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आ रही है। आपकी सरकार आएगी कैसे? आप लोगों को गालियां आप दे रहे हैं, जिना को जी आप बता रहे हैं, तमाम चीजों की बात आप कर रहे हैं, और ये कितना मिक्स कर रहे हैं। कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हथियारों की जरूरत ही ना पड़े, लोग वैसे ही मर जाएं। अरे ये वही सरकार है जिसने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया है। ये वही सरकार है जो कोरोना के बीच में जनता के बीच में थी। ये वही सरकार है जो लोगों के बीच में रही कोरोना के दौरान। ये वही मुख्यमंत्री है जो जनता के बीच में जा जाकर पूछे कि कोई दिक्कत तो नहीं है। ये अखिलेश जी आजकल रातों को रैली क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि 4.5 साल तो घर से निकले नहीं। 4.5 साल अगर घर से निकले होते तो आज रातों को रैली करने की आवश्यकता नहीं होती। यही वजह है कि आज आपको इतना सब करना पड़ रहा है। लेकिन जहां तक बात समाजवादी और बीजेपी की है, एक बात तो तय है कि चाहे वो कांग्रेस भाई अतुल जी, ये तो डायरेक्ट हमला है। उनको एक घर से निकले नहीं, एक घर से निकले ही नहीं, एक घर से निकल तो रहे हैं लेकिन उन्हें समर्थन नहीं मिल रहा है। जी शिवम, बोलिए।
नहीं तो निकलेंगे। सुचारिता जी देखिए ना, एक घर से निकला कौन? आप मुझे एक चीज बता दीजिए, कोई एक तस्वीर बता दीजिए आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा कोई कोरोना के दौरान अपने नेता अपने लोगों के बीच में थे क्या? 2-2 बार मुख्यमंत्री, 3-3 बार मुख्यमंत्री एक परिवार से बने हैं ये लोग। परिवारों को 10-10 हजार करोड़ के ये लोग बन गए, परिवार बन गए। जनता की सुध थी इनको कोरोना के दौरान। मैं तो कहता हूं शलभ जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो ही 24 घंटा दिन रात अगर उनका ट्विटर उठाकर देखेंगे तो देख लेंगे आप कि किस तरह से जनता की मदद करी है भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। क्या इनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी? आज ये रातों को रैली कर रहे हैं। जनता सिर्फ आपका वोट बैंक मात्र नहीं है, जनता इस देश में, प्रदेश में सबको देखती है, नापती है, तौलती है और उसके बाद वोट करती है। और ये चुनाव के दौरान आप जनता के बीच में जाते हो, वैसे तो किसी को पास नहीं लगाते आप। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस बात को तय करती है कि इस बार चाहे वो बुंदेलखंड के पिछली बार का हाल रहा हो और चाहे इस बार वोटर अपने आप मन बनाकर बैठा है। और आज के जमाने में वोटर को वो परिवारवाद, वही सत्ता एक ही घर में सेंट्रलाइज, ये सब नहीं चाहिए भाई। बेहतर है एक कर्मयोगी फिर से मुख्यमंत्री बने, प्रदेश का उद्धार हो, बुंदेलखंड आगे जाए। ठीक है, एक सेकंड, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। शिवम और अतुल जी, शिवम और अतुल जी एक साथ बोलेंगे तो मुझे तो आवाज नहीं समझ आएगी। मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ, तो मेरे बारे में सोचकर, आप मेरे मेहमान हैं, हमेशा आते हैं महाभारत में, तो मेरा सोचकर जरा कम से कम एक एक करके बात कीजिए। अतुल जी, उन्होंने शलभ मनी जी का नाम लेकर कहा कि कोरोना के टाइम पे देखिए उन्होंने किस तरह से काम किया है, लेकिन आपके नेता घर पर बैठे रहे। क्या ये कारण होगा? मुझे लगता है लोगों की जो स्मृतियां हैं बहुत लंबी नहीं होती हैं, लेकिन ये अभी चुनाव से ठीक पहले की बात है और इसकी तो मैं खुद गवाह हूं कि किस तरह से शलभ मनी जी काम कर रहे थे। शलभ मनी जी को लीजिए और अतुल जी को लीजिए। अतुल जी बोलिए। सुचारिता जी, ये देखिए, ये आपके कहने या मेरे कहने से नहीं होगा कि कोरोना काल में किसने लोगों के पास जाने का काम किया, किसने लोगों को सहायता पहुंचाई। ये लोगों ने देखा है। जिस तरीके से लोगों ने अपनों को खोया है वो भी लोगों ने देखा है। किस तरीके से भाजपा का इंफ्रास्ट्रक्चर फेल हुआ है और किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर जो है 1000 रुपए का लाख रुपए में बिकता था, ये लोगों ने देखा है। किस तरीके से रेमडेसिविर जो है जो 1000-2000 की आती है, किस तरीके से लाख 1.5 लाख की बिकी, ये भी लोगों ने देखा है। लोगों को बेड तक लेने के लिए न जाने कितनी रिश्वत देनी पड़ी, ये भी लोगों ने देखा है। उस समय कहाँ थे शलभ मणि त्रिपाठी जी, कहाँ थे? और भाजपा के नेता कहाँ थे? योगी जी कहाँ थे? मोदी जी कहाँ थे? ये सबने देखा है, क्योंकि ये लोग प्रचार में बिजी थे। क्योंकि ये जनता का पैसा जिस तरीके से भाजपा रिजीम में जितना वेस्ट होता है, बर्बाद होता है, उससे पहले हमने कभी नहीं देखा। अरे ठीक है, जनता का पैसा कंसोलिडेटेड जो एक सेंटर की तिजोरी होती है उसमें जाने का काम होता है। ठीक है, मैं अतुल जी, विनोद जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनके पास जाऊंगी, लेकिन शलभ मनी जी मैं आपके पास आऊं उससे पहले एक बार बताती हूँ कि मैं यहाँ झांसी में जब पहुंच रही हूँ तो झांसी के लिए क्यों कहना जरूरी है कि यहाँ पर जो कुछ मोदी ने सोचा वो योगी ने किया। अब उसको लेकर मैं, अंकित, अगर हम दिखाएं अपने दर्शकों को किस तरह से 341 किलोमीटर का जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है वो किस तरह से उसका उद्घाटन हुआ है थोड़े दिन पहले, वो तस्वीरें सबने देखी हैं। और किस तरह कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण, उसके बाद 9 एयरपोर्ट्स पर काम चल रहा है, जिनमें से जेवर का भी एयरपोर्ट है, और साथ ही साथ 9 में से 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, ये भी अपने दर्शकों को बताएं। और किस तरह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, और ये बात भी जरूरी है कि जब एक एक्सप्रेसवे बनता है या फिर एक डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा कोई शहर होता है तो वो कैसे रोजगार का सृजन भी करता है। इसी के साथ साथ रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये डिफेंस कॉरिडोर जिसका झांसी हिस्सा है उसके बारे में भी बता रही हूँ। ये सब वो है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शायद काशी से सांसद बनने के बाद उन्होंने एक जो रोड मैप तैयार किया यूपी का, जो मैंने शुरुआत में कहा, उसी के तहत है। शलभ मनी जी, मैं काशी के रोड मैप की इसलिए बात करती हूँ क्योंकि काशी से शुरुआत की थी प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन काशी के बाद वो यात्रा पूर्वांचल भी गई, बुंदेलखंड भी गई, अभी कहाँ जानी है शलभ मनी जी? पूरे प्रदेश में आपको चौतरफा विकास नजर आएगा। देखिए, मैं तो इतना कहूंगा कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं उनसे पूछिए कि बुंदेलखंड किस नाम से जाना जाता था 2017 के पहले। वहां पर सिर्फ और सिर्फ खनन घोटाला अगर किसी ने किया तो सपा और बसपा की सरकारों ने किया।
बुंदेलखंड का इस्तेमाल करते थे, वहां पे जो मिनरल्स थे उसको निकालते थे, उनको बेचने के लिए बंदरबाट होती थी, पूरा परिवार उसके लिए आपस में झगड़े करता था। बुंदेलखंड इनके लिए सिर्फ और सिर्फ एक लूट का अड्डा था। समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, वहां पे खनन घोटाला करने का काम इन्होंने किया और बुंदेलखंड की हालत यह कर दी थी कि लोग अलग राज्य की मांग करते थे। लोग कहते थे कि हमें अलग राज्य दीजिए। जिलाधिकारी के कार्यालय के सामने समाजवादी पार्टी की सरकार में किसान खुदकुशी करते थे, लोग अपने बच्चों तक को बेचते थे। इस तरह की घटनाएं प्रकाश में आई। लेकिन 2017 के बाद क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने 1 दर्जन से ज्यादा दौरे किए, बुंदेलखंड को अपने परिवार की तरह समझा, बुंदेलखंड की जाकर सेवा की। आज वहां पर हर घर जल के माध्यम से आप देखिए शुद्ध पेयजल मिल रहा है। आज वहां पर महिलाओं का सम्मान बढ़ा है। डिफेंस कॉरिडोर के जरिए वहां पर जो एक्सप्रेसवे बन रहा है उसके जरिए रोजगार की संभावना बढ़ी है और इन्होंने जो बर्बाद हुआ बुंदेलखंड छोड़ा था उसको आज हमने खिलखिलाते हुए बुंदेलखंड में तब्दील किया है। जनता तो आपको पैदल योगी जी बाद में करेगी। अरे खनन घोटाला किसने किया बताइए ना, पहले ही संकेत दे। खनन घोटाला किसने किया? धर्मवीर जी जरा बताइए। प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है कि खनन घोटाला का पैसा कहां जाता था, किसकी जेब में जाता था? समाजवादी पार्टी की सरकार में और आपकी सरकार में, जिसके आपने खनन घोटाले के नाम पर कितना अपमानित किया बुंदेलखंड को। आप जो है खनन घोटाले सारे घोटालों पर बीजेपी उत्तर प्रदेश को, समाजवादी पार्टी के सारे घोटालों पर पर्दे डाल रही है। आपने जो है शिवपाल यादव जी को बंगला गिफ्ट में दे दिया, 22 श्रेणी की सुरक्षा गिफ्ट में दी। उनका जो चल रहा था लखनऊ में, देखिए मैंने जैसा पहले कहा कि पिछली बार 19 विधानसभा सीटें जो बुंदेलखंड से आती है सारी की सारी बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार क्या होगा उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। विधानसभा चुनाव है, कल प्रधानमंत्री का दौरा है और प्रधानमंत्री के दौरे से क्या तस्वीर बदलती है, क्या 2019 की बात मैं कर रही थी, लेकिन 2022 में किस तरह से प्रधानमंत्री के दौरे से यहाँ बुंदेलखंड की तस्वीर क्या यूपी के लिए एक रोड मैप फिर से बनाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का महाभारत में मेरे साथ जुड़ने के लिए।